तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आपका बहुत-बहुत स्वागत है कोर्सेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर लगातार हम CUET PG एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 9 जून 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया था। टोटल उसमें हमने 75 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो भी एजुकेशन के विद एक्सप्लेनेशन। और आज की जो क्लास है इसमें हम दूसरे मॉडल पेपर को स्टार्ट किए हैं और इसको भी हम लोग इसमें भी आपका 75 क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग 2-3 दिन में सॉल्व कंप्लीट कर देंगे, ठीक। और कल किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं आ पाई थी CUET PG एमएड एंट्रेंस की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि कल से आपकी थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि जिस दिन मॉडल पेपर वाली क्लास ना आ पाए तो आपकी कम से कम थ्योरी की क्लास उस दिन आ जाए। तो हम लोग कभी मॉडल पेपर और कभी थ्योरी ऐसे करके क्लासेस करेंगे और कभी हम लोग थ्योरी और मॉडल पेपर दोनों कर लेंगे। बट थ्योरी या मॉडल पेपर कोई एक न एक आपकी क्लास आएगी रोज अब, ठीक। तो इसलिए हम कल थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे और थ्योरी में सबसे पहले हम मनोविज्ञान पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जो आपका एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मैंने देखा है कि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 2 सेक्शन से पूछा जाता है, 2-3 सेक्शन से पूछा जाता है। एक आपका फिलॉसफी दर्शन है और मनोविज्ञान से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद आपका फिलॉसफी से पूछा जाता है, फिर कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन, भारतीय समकालीन शिक्षा से क्वेश्चंस निकलते हैं। 3 पेपर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। तो इन 3 पेपरों को या 3 टॉपिकों को सबसे पहले हम थ्योरी की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। तो हम लोग कल से थ्योरी क्लास में मनोविज्ञान जो आपका सिलेबस है डिट्टो उसको शुरू कर देंगे। और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आउट ऑफ क्वेश्चन आए हैं, आउट ऑफ क्वेश्चन जो कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन जो आए हैं, आपके आउट ऑफ सिलेबस से जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसको भी हम एक एक करके पढ़ा देंगे, ठीक। आप लोग एक काम लेकिन ज़रूर कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर करा दिया है 9 जून 2023 का पेपर। उसमें जो टॉपिक आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को मैसेज करके बताइएगा, तो उस पे मैं पर्टिकुलर क्लास लेकर आ जाऊंगा, ठीक। लेकिन आप मेरा बात मानिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर एकदम अच्छे से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, वही आपका बेस होगा, ठीक। तो चलिए फटाफट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज अ साइलेंट रिकमेंडेशन ऑफ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए साइलेंट रिकमेंड कौन किया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, तो आपका ये गलत हो जाएगा। नेशनल नॉलेज कमीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंडरी एजुकेशन शिक्षा आयोग का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी तो शुरुआत में 1 to 8 प्रारंभिक शिक्षा के लिए इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी। तो बचा कौन हमारा? बचा हमारा दूसरा ऑप्शन NEP 1986, NEP 1986, जिसको हम सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। और ये कब आई थी? राजीव गांधी जी के शासनकाल में आई थी, जब आपके देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे, ठीक। ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, हम अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक विद्यालय थे, जो हमारे प्रारंभिक या कह लीजिए प्राथमिक विद्यालय थे, प्रारंभिक या प्राथमिक विद्यालय थे, उनमें रोशनदान होंगी, 2 कमरे होंगे, एक हॉल होगा। इस टाइप का जो सुविधा का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर था, इस पे बात की गई थी कि जो स्कूल की मूलभूत आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा किया जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल होगा उसको बेहतर किया जाएगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको क्लास में देख लेंगे, बाकी आप तब तक पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट है, क्योंकि बार बार ये पूछा गया है, ठीक। हिंदी में देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सिफारिश है, तो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग गलत हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय नीति 1986 आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज अजर्सन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। पहला आपका अभिकथन के रूप में है, अजर्सन के रूप में है, और दूसरा आपका उसका कारण के रूप में है। तो देखिए पहला क्या है आपका, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेस इक्विटी एंड इक्वलिटी इन एजुकेशन टू द लर्नर्स। जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है वो एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। कैसा अवसर है, इक्विटी का अवसर है कि अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लर्नर को। इक्वलिटी है कि समान अवसर में हम शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं लर्नर्स को। तो ये कथन तो आपका सही है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो प्रोवाइड करता है इक्विटी एजुकेशन, इक्वलिटी एजुकेशन, ये बात बिल्कुल आपका सही है। दूसरा क्या है आपका, रीजन इसका क्या दे रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन इज स्टिल फेस द डिजिटल डिवाइड्स, कि जो ऑनलाइन शिक्षा है वो अभी भी विभाजन आपका क्या हो जाएगा, एक बार मैं इसका थोड़ा सा हिंदी कीवर्ड देख लो, हाँ, डिजिटल विभाजन का सामना करती है, डिजिटल विभाजन का सामना करती है। तो देखिए डिजिटल विभाजन होता क्या है, डिजिटल डिवाइड वर्ड को आपको समझना पड़ेगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। डिजिटल डिवाइड में क्या होगा कि जब हम किसी को ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं तो उसमें कौन कौन शामिल होता है, एक तो स्कूल होता है जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन देगा, और एक तो स्टूडेंट होते हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे देश में कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस की महामारी आई थी, उस समय ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिला, प्रोत्साहन मिला। तो उस समय क्या हुआ कि पहली बार ऑनलाइन एजुकेशन को बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई और ऑनलाइन एजुकेशन देने की बात की जाने लगी। तो स्कूल के ऐसे कई टीचर थे जिनको कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे किया जाए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या कार्यक्रम होते हैं, इनकी जानकारी नहीं थी, ट्रेन टीचर नहीं थे। तो ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करने में दिक्कत आ रही थी। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो कि ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए उनके पास पर्याप्त कौशल नहीं था, पर्याप्त स्किल नहीं था जिससे कि वे जूम ऐप पे जुड़ सकें और टीचर से पढ़ सकें, टीचर से संवाद कर सकें, अपना अटेंडेंस दिखा सकें। तो स्किल की कमी आ रही थी। क्या आ रही थी, स्किल की कमी आ रही थी। ये स्किल माइनस में कभी स्कूल के तरफ होता था, कभी स्टूडेंट के तरफ होता था। तो ये इसी को हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक, तो बोला क्या जा रहा है, आपका पहला स्टेटमेंट है कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी, इक्विटी एजुकेशन का, इक्वलिटी एजुकेशन का, सही है। लेकिन इसका रीजन क्या दे रहा है कि प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन इसलिए इक्विटी एजुकेशन, इक्वलिटी एजुकेशन का अवसर देता है क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा डिजिटल विभाजन का सामना कर रही है। यानी तो ये कोई रीजन ही नहीं है। अगर ऑनलाइन शिक्षा डिजिटल विभाजन का सामना कर रही है तो फिर ऑनलाइन शिक्षा को हम बढ़ा कैसे सकते हैं, नहीं ना बढ़ा सकते हैं, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसका रीजन गलत है, बाकी दोनों कथन आपका सही है। ठीक, ऑनलाइन शिक्षा डिजिटल विभाजन का सामना कर रही है क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए टीचर, स्टूडेंट और स्कूल्स में जो स्किल होने चाहिए अभी वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्किल हम लोग गेन नहीं कर पाए हैं। आज भी ऐसे भारत के बहुत सारे विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं जहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा की बात सिर्फ किताबों में, योजनाओं तक, पॉलिसीज तक रह गई है। उसको इम्प्लीमेंट जब किया जाता है तो न तो टीचर उसको परफॉर्म कर पाते हैं, न तो स्टूडेंट उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो इस तरीके का डिजिटल विभाजन हमारे देश में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, आइए इसी को हिंदी में देख लेते हैं। ऑनलाइन शिक्षा छात्रों को शिक्षा में समता मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार हम किसी को समानता दे रहे हैं, और समानता मतलब समान, सबको हम एक ही चीज दे रहे हैं। ठीक, तो ऑनलाइन शिक्षा छात्रों को शिक्षा में समता, समानता के सुगम अवसर प्रदान करती है।
ऑनलाइन शिक्षा अभी भी डिजिटल विभाजन का सामना करती है। दोनों कथन सही है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा अभी भी डिजिटल विभाजन का सामना करती है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा छात्रों को शिक्षा में समता समानता के सुगम अवसर प्रदान करती है। ये आपका कारण गलत है, ये जो व्याख्या नहीं कर पा रहा है ए की, आर ए की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो ए और आर दोनों सही होगा, और लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। समता और समानता का क्या कॉन्सेप्ट होता है मैंने पढ़ाया भी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमसे कमेंट में लिंक मांग लीजिएगा, और मैं यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। देखिए समता का मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार से अपॉर्चुनिटी देना। जैसे ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है, जैसे अभी आप इस क्लास को देख रहे हो, आप बहुत धीरे धीरे पढ़ते हो, तो वीडियो को रोक रोक के आप अपने गति के अनुसार पढ़ सकते हो, लेकिन वहीं पे तेज विद्यार्थी है तो स्पीड में भी करके ये क्लास को देख सकता है। तो अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार इसका लाभ उठाया जा सकता है, बस हम एक अवसर दे रहे हैं, समता वाला अवसर दे रहे हैं। और समानता में क्या है, समानता में क्या है कि आप न तो इसको कम स्पीड में देख पाओगे, न तो बढ़ा के देख पाओगे, जितना पे है उतना पे ही देख पाओगे, लेकिन सबको ही देख पाएंगे। तो ये होता है समानता, मतलब सिर्फ समानता की बात होती है। समता मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार समानता, कि जिसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से हम सबको अवसर दे रहे हैं। ठीक, तो इसका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, द नियरेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गेस्टाल्ट एज इन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज। गेस्टाल्ट का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तो गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, आपका कॉन्फ़िगरेशन और होल, इसका आपका अनुवाद होता है इंग्लिश में। समग्र गेस्टाल्ट का अर्थ होता है, तो पहला सही हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में गेस्टाल्ट शब्द का अंग्रेजी समानार्थी शब्द क्या है, समाकृति अथवा समग्र, इसका अंग्रेजी समानार्थी शब्द है गेस्टाल्ट। संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मैक्स हर्दाइमर ने की थी। एक बार चेक कर लीजिएगा, यही है, मेरे को ये सेकंड वाला नाम इसका करेक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैक्स बर्दाइमर करके है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। गेस्टाल्टवाद में ही आपका अंतः दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत दिया गया है कोहलर के द्वारा। ठीक, अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है अगला क्वेश्चन। इसमें आपका क्या है, जो बेंजामिन ब्लूम थे वे मास्टरी लर्निंग का सिद्धांत दिए थे। किसका सिद्धांत दिए थे, महारत हासिल का, महारत अधिगम का। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, महारत अधिगम का, महारत अधिगम का। और बेंजामिन ब्लूम जो थे वे क्या थे, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, और इसके बाद जो बेंजामिन ब्लूम थे वे संज्ञानात्मक क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किए थे। संज्ञानात्मक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किए थे, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किए थे। क्या किए थे, वर्गीकरण किए थे। ये चीज आप याद रखिएगा। तो बेंजामिन ब्लूम का होगा पहला, आपका ए का फर्स्ट हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा का क्या होगा, सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत दिए थे, यानी सोशल लर्निंग की बात किए थे, बी का आपका सेकंड हो जाएगा। डेविड एंड रोजर जॉनसन आपका कोऑपरेटिव लर्निंग का सिद्धांत दिए थे, तो सी का 3 हो जाएगा। रॉबर्ट गैगने आपका कंडीशंस ऑफ लर्निंग सोपानकी का सिद्धांत दिए थे, तो आपका 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब एकदम क्रम से होगा 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 किसमें है भैया, 1 2 3 4 आपका 3 नंबर पे है, और ये आपका सही हो जाएगा। ये सारे सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, क्योंकि हो सकता है अगले बार एग्जाम में एक क्वेश्चन बदल कर दे दे। ठीक, हिंदी में देखिए, बेंजामिन ब्लूम मास्टरी शिक्षण का सिद्धांत दिए थे, और आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किए थे। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक शिक्षण की बात करते हैं। डेविड और रोजर जॉनसन सह समन्वयक शिक्षण कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं। रॉबर्ट गेने सोपानकी का सिद्धांत यानी अनुबंधित शिक्षण का बारे में बात किए हैं। तो आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, तो आपका तीसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अगला हम देखते हैं,
एसएसए, एसएसए का पूरा नाम होता है सर्व शिक्षा अभियान। क्या होता है? सर्व शिक्षा अभियान। पूछा जाए कौन लाए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे। कब लाए थे? तो 2001 के लमसम में लाए थे। एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। प्रारंभिक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन करना। यूनिवर्सलाइजेशन करना, ठीक, इसका उद्देश्य था। बाकी एसएससी के बारे में मैंने ब्रीफ में पढ़ाया है, यदि आपको देखना होगा तो कमेंट लिंक में मांगिएगा। एसएससी से तात्पर्य है तो सर्व शिक्षा अभियान है, अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे। उद्देश्य लाने का था कि प्रारंभिक शिक्षा का हम सार्वभौमिकरण करेंगे, प्रारंभिक शिक्षा में जो एनरोलमेंट रेट है उसको हम बढ़ा देंगे। ये सारे उद्देश्य थे। 2001 के अराउंड में आया था। अरेंज द फॉलोइंग एज असेंडिंग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिए मोरल डेवलपमेंट कौन दिए थे? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत कोहलबर्ग दिए थे। कोहलबर्ग दिए थे। कोहलबर्ग दिए थे। इनके अनुसार 3 प्रकार के नैतिक सिद्धांत के क्या थे? आपके स्तर थे। 3 प्रकार के नैतिक सिद्धांत के स्तर थे आपके। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। पूर्व पारंपरिक में क्या था? पूर्व पारंपरिक के 2 चरण थे। और कौन कौन से वो थे? आप इसके 2 पार्ट थे पूर्व पारंपरिक के। वो आपके थे, एक आज्ञाकारिता एवं दंड और दूसरा था व्यक्तिगत उद्देश्य का सिद्धांत। ये था, ठीक। कौन सा? आज्ञाकारिता एवं दंड और व्यक्तिगत उद्देश्य का सिद्धांत था। हाँ, तो देखिए सबसे पहला जो था पूर्व पारंपरिक था। पूर्व पारंपरिक था, फिर इसके बाद पारंपरिक था और फिर उत्तर पारंपरिक था। पूर्व पारंपरिक में आज्ञाकारिता एवं दंड का सिद्धांत था, यानी बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा को मानता था। तो वो कौन सी उसकी स्टेज थी? अनैतिक स्थिति थी। वो इन सब चीज़ों को नहीं जानता था, बस वो दंड से बचने के लिए काम करता था। तो आपका पहले तो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद आपका हो जाएगा व्यक्तिगत उद्देश्य का सिद्धांत। सेल्फ सेंटर्ड स्टेज होगा कि उसे जो सही लगता था वही वो काम अपने व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता था काम, ठीक। तो आपका ई के बाद ए हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा कन्वेंशनल स्टेज। और फिर इसके बाद बच्चे के पास पहले इरेशनल कॉन्सेसियस स्टेज आता है और इसके बाद रेशनल कॉन्सेसियस स्टेज आता है, ठीक। तो आपका हो जाएगा ई ए बी सी डी, ठीक। चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी में आइए हम थोड़े अच्छे से देख लेते हैं। नैतिक मूल्यों को निम्नलिखित चरणों में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके लिए आपको पहले तो नैतिक कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। वे क्या बोलते हैं कि जैसे कोई बच्चा है तो उसमें नैतिक विकास कैसे होता है और ये नैतिक विकास किस काम में आता है? निर्णय लेने के काम में आता है। तो सबसे पहले बच्चा जो होता है वो अनैतिक होता है। वो दंड से बचने के लिए क्या करता है? आज्ञा को मानता है। और ये चीज आपका किस में आता है? पूर्व पारंपरिक स्तर में आता है। उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए और 3 स्तर के अंदर 2-2 चरण बताए। तो इस प्रकार से टोटल 6 चरण और 3 स्तर वो बताए। तो पूर्व पारंपरिक स्तर में क्या बोले कि बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। तो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना अनैतिक अवस्था कहलाता है। तो आपका ई सही हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या है कि बच्चा अपने व्यक्तिगत चीजों पे ध्यान देता है, व्यक्तिगत चीजों के लिए कार्य करता है। तो स्वकेंद्रित चरण अवस्था आपका हो जाएगा। ये दोनों आपके पूर्व पारंपरिक स्तर से संबंधित हैं। इसके बाद वे क्या बोले कि पारंपरिक स्तर आएगा और पारंपरिक स्तर में क्या होगा कि बच्चा गुड बॉय गुड गर्ल कहलाने के लिए काम करता है, यानी अपना प्रशंसा के लिए वो काम करता है। तो ये चीज आपका क्या आ जाएगा? परंपरागत चरण में आ जाएगा। तो ये आपका बी हो जाएगा दूसरा। और फिर इसके बाद बच्चा अतार्किक ईमानदार अवस्था होता है। भाई बच्चा
गुड बॉय गुड गर्ल कहलाने के लिए अच्छा काम कर रहा है तो तर्क वो नहीं कर रहा है, बस गुड बॉय गुड गर्ल कहलाने के लिए काम कर रहा है और समाज में जो व्यवस्था बनी है सिर्फ उन्हीं को पालन करने के लिए वो बनी रहे इसलिए काम कर रहा है, तो अतार्किक ईमानदार अवस्था आएगा। फिर बच्चा जब उत्तर पारंपरिक स्तर में पहुंच जाता है तो बच्चा सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाने की बात करता है, फिर वो तर्क करके ईमानदारी की बात करने लगता है। तो पहले आपका ई हो जाएगा, फिर आपका स्वतः स्वकेंद्रित चरण अवस्था हो जाएगा, फिर आपके बाद परंपरागत चरण आ जाएगा और फिर आपका ये चौथा और ये पांचवा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ई ए बी सी डी, ई ए बी सी डी कहाँ है देख लीजिए, ई ए बी सी डी। इसके बाद आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइड डोमेन ऑफ लर्निंग, कौन सा लर्निंग का आइडेंटिफाइड डोमेन नहीं है, तो कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर आता है, कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर आता है, अफेक्टिव लर्निंग के अंतर्गत आता है। ये तीनों लर्निंग के अंतर्गत आता है, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी में बोला गया है। किसमें बोला गया है, ब्लूम टेक्सोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है कि अधिगम 3 स्तरों पर होता है। पहला तो आपका कॉग्निटिव स्तर पर होता है, दूसरा आपका कॉग्निटिव यानी क्रियात्मक स्तर पे होता है और तीसरा क्रियात्मक स्तर पे होता है और दूसरा आपका अफेक्टिव यानी प्रभावात्मक स्तर पर होता है, प्रभावात्मक स्तर पर होता है। इसी के आधार पे उन्होंने क्या बोला था, हेड, हर्ट और हैंड से अधिगम होता है। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में यानी स्मृति स्तर पर हम पढ़ते हैं, दूसरे में फिर हम हर्ट में वो चीज़ें हमारे समझ में आने लगती है और तीसरा उसको हम प्रयोग करके सीखते हैं। तो हेरिडिटी का लर्निंग से कोई संबंध नहीं है, हेरिडिटी जन्मजात चीज को बोलते हैं और लर्निंग हमें अभ्यास, प्रशिक्षण और शिक्षण के माध्यम से मिलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का पक्ष नहीं है, तो संज्ञानात्मक है, क्योंकि पहले हम संज्ञानात्मक स्तर पर सीखते हैं, फिर प्रभावात्मक स्तर पर सीखते हैं, फिर क्रियात्मक स्तर पर सीखते हैं। लेकिन भैया वंश का कोई लर्निंग से लेना देना है क्या, नहीं है, क्योंकि हम अधिगम शिक्षण, प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से करते हैं। तो आपको पहला वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, स्पिरिचुअलिटी वाज द मेन एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म कब एजुकेशन का मेन एम था, तो मॉडर्न पीरियड में, मध्यकाल में, तो नहीं भैया उस समय अध्यात्म की बात कहाँ की जाती थी। इस्लामिक पीरियड में, तो नहीं उसमें भी नहीं की जाती थी। मॉडर्न यानी आधुनिक पीरियड हो जाएगा, सॉरी मैं मध्यकालीन बोल पाया। पोस्ट वैदिक पीरियड में इसमें भी नहीं था। वैदिक पीरियड में जो आध्यात्म था वो हमारे शिक्षा का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। वैदिक पीरियड में जो आध्यात्म था वो हमारे शिक्षा का मेन उद्देश्य था। ठीक, तो किस काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्म था, तो आधुनिक काल में नहीं था, इस्लामिक काल में नहीं था, पश्च वैदिक काल यानी वैदिक काल के पश्चात नहीं था। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, आध्यात्म था। इसके बाद अजर्सन और रीजन है, हम देख लेते हैं क्या है। बोल गया है ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर मोर सुटेबल टू गेट मोर कैंडिड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। बोल रहा है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन यदि हम पूछते हैं तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा किसी व्यक्ति से निष्पक्ष चीज जानने के लिए। ठीक, निष्पक्ष चीज जानने के लिए वो ज़्यादा सही होगा। दूसरा क्या, रीजन इसका क्या बता रहा है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड ऑन अपॉर्चुनिटी to go beyond the close open of yes or no as it gives scope for better expression। देखिए जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चा जो व्यक्ति होता है वो यस और नो के बियॉन्ड जाकर आंसर देता है, क्योंकि अगर आप किसी से यस और नो में सिर्फ आंसर मांगेंगे तो वो बोलेगा यस या तो नो। लेकिन अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार देगा, जो वो बोलना चाहता है वो खुलकर अपने विचारों को रख पाएगा। तो ये दोनों ही कथन सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक, हिंदी में देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन तर्क के रूप में ए और दूसरा कथन कारण के रूप में आर।
चिन्हांकित किया गया है। तो तर्क ए क्या है, उत्तरदाताओं से निष्पक्ष उत्तर प्राप्त करने के लिए मुक्त प्रश्न अधिक सहज है। ठीक है भाई, अगर उत्तरदाता निष्पक्ष बोलना चाहता है तो उसको पूरा बोलने का मौका मिलना चाहिए, वरना निष्पक्षता गायब हो सकती है। मुक्त प्रश्न बंधे हुए विकल्प जैसे हाँ ना से अधिक बेहतर होता है भाई। हाँ या ना में आप आंसर बोलेंगे तो वो क्या है, लिमिटेशन उसके पास होगी, वो सीमा में बंधा होगा, उसको अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाएगा, वो खुल के अपना विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। लेकिन मुक्त प्रश्न क्या है, व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अवसर देता है कि वो खुलकर अपने विचारों को रख पाता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है ए इज मार्शल एंड बी इज मार्शल एंड ए बी आर मैन, देयरफॉर मैन आर मार्शल, दिस टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये क्या कर रहा है कि आगे उदाहरण दे रहा है। ए क्या है, मार्शल है, बी क्या है, मार्शल है, और ए और बी दोनों क्या हैं, मैन है, यानी एक पुरुष हैं। तो हम बोल सकते हैं इस आधार पर कि मैन आर मार्शल। तो आगे उदाहरण दिया और फिर नियम बनाया कि देयर आर मैन मार्शल। तो उदाहरण से नियम की ओर हम कब जाते हैं, इंडक्टिव मेथड में जाते हैं, आगमन मेथड में जाते हैं, और जब हम डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं तो नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। तो इसमें चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, हिंदी में देखिए ए नश्वर है, बी नश्वर है, ए और बी क्या है, मनुष्य है, इसलिए मनुष्य नश्वर है। तो आगे उदाहरण दिया कि ए और बी नश्वर हैं और फिर बताया कि ए और बी दोनों मनुष्य भी हैं। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, मनुष्य भी नश्वर होता है। तो उदाहरण से नियम बनाया तो आगमन, नियम से उदाहरण यदि बना देता, बोलता कि मनुष्य नश्वर हैं और ए और बी मनुष्य हैं, इसलिए वो भी नश्वर होंगे। तो मतलब नियम से उदाहरण की ओर जाता तो आपका निगमन हो जाता, लेकिन यहाँ पे उदाहरण से नियम की ओर गया है, इसलिए आगमन आपका हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग शायद यहीं तक करने वाले हैं क्वेश्चन। हाँ, यहीं तक है आज, फिर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। और कमेंट में एक बार बताइएगा कि क्या थ्योरी की क्लासेस कल से स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि क्या है ये रीज़न ये है स्टार्ट करने का कि भाई रोजाना बेस पे आपका मॉडल पेपर थोड़ा सॉल्व कराना डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज क्या होता है कि इसका आंसर ढूंढने में टाइम लगता है कि क्या सही आंसर है, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बहुत रिसर्च करना पड़ता है और तब जाके आंसर सटीक मिल पाता है कि जो आंसर किसे मैच करता हो, और उसका जो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो भी मिल पाता है। तो इस बेस पे हम लोग ने सोचा है कि भाई थ्योरी की भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। तो जिस दिन आपका मॉडल पेपर हम नहीं करा पाएंगे तो उस दिन आपकी थ्योरी की क्लास आ जाएगी, तो ऐसे में आपका नुकसान नहीं होगा और आपकी तैयारी होती रहेगी। एक और चीज़ की चर्चा हम आपसे करना चाहते थे, क्योंकि आप हमारे भाई फैमिली हो इस चैनल के, तो आपसे बिना पूछे तो कुछ किया नहीं जा सकता। देखिए, हम जो थ्योरी में क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं वो हम करना चाहते हैं मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की। किसकी? मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की। ठीक, तो आप तैयारी इस हिसाब से कीजिएगा कि साइकोलॉजी वाला जो यूनिट है आपका, लर्निंग का, मोटिवेशन का, पर्सनालिटी का, इंटेलिजेंस का, ये तो भाई मैं कवर कराने के लिए बोल ही रहा हूँ कि मैं कवर करा दूंगा आपका थ्योरी। ठीक, लेकिन इसके अलावा जो यूनिट है आप अपने से पढ़ते रहना, और ये थ्योरी में साइकोलॉजी के अलावा मैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराता रहूँगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम एनालिसिस भी 1-2 दिन में करेंगे। जो 9 जून 2023 वाला पेपर हम लोग सॉल्व किए थे उसका जल्द ही मैं एनालिसिस करा दूंगा 1-2 दिन में। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आउट ऑफ सिलेबस से कितने क्वेश्चन आए थे और वो कौन कौन से टॉपिक से आए थे और कौन कौन सा टॉपिक का वेटेज कितना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। इन सारी चीज़ों पर हम जब पेपर का एनालिसिस करेंगे तो उस वीडियो में कर देंगे। बाकी थ्योरी में हम आपको साइकोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। साइकोलॉजी में हम आपको यूनिट 3, यूनिट 4 2 यूनिट पढ़ाएंगे। बाकी का यूनिट आप अपने से सेल्फ प्रिपरेशन तेजी से करते रहिएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मंथ का ही टाइम है। तो आप इस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिएगा कि आपका टोटल 10 यूनिट कवर हो जाएं। 10 यूनिट में से 2 यूनिट पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रहा हूं और वो 1 महीने के अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक, तो बाकी यूनिट आप इस हिसाब से पढ़िएगा कि वो भी कवर हो जाएं और ये भी यूनिट कवर हो, और प्रीवियस ईयर पेपर भी हम साथ साथ सॉल्व करते रहें। जो पेपर एनालिसिस वाला वीडियो मैं लाऊंगा तो उस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि तैयारी को और धार कैसे दे सकते हैं और किन टॉपिक को किस हिसाब से पढ़ना है, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो चलिए बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और
अपना कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव ज़रूर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं कल।